नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो यानी कि रणक्षेत्र का। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस विशेष बुलेटिन की। ममता बनर्जी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं, फिर चाहे वो उनके हिंदू विरोधी बयानों की वजह से हो, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो या ईद के दौरान बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों में हिस्सा लेना हो। एक बार फिर ममता बनर्जी अपने एक बयान के लिए राजनीतिक गलियारे में लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले फंसती नजर आ रही हैं। दरअसल गुरुवार को ममता बनर्जी ने ईद के नमाज कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि वह बंगाल में CAA, NRC, UCC नहीं लगने देंगी, लागू नहीं होने देंगी। इस बयान के सामने आने के बाद ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों ने एक बार फिर तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, तूल पकड़ लिया है। सवाल उठते हैं कि क्या ममता बंगाल के हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं? क्या मामले का ये बयान जो है, ममता बनर्जी का जो ये बयान है, वो केंद्र के लिए एक चैलेंज है? सवाल और भी कई हैं, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में कई वरिष्ठ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आए दिन अपने बयानों के लिए चर्चा में रहती है। चाहे वह BSF पर दिया गया उनका बयान हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि BSF ने बंगाल के बॉर्डर एरिया में आतंक फैला रखा है, या भूपतिनगर में NIA टीम पर हमले को लेकर दिया गया बयान, या फिर सर्वधर्म मार्च के दौरान बीजेपी का समर्थन करने वालों को काफिर कहने का बयान। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो काफिर हैं। आप में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा तो अल्लाह की कसम कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। इन सभी बयानों पर आज तक सियासी संग्राम छिड़ता रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज में हिस्सा लिया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड, NRC और CAA लागू नहीं होने देंगी। ईद की नमाज पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि यह खुशियों की ईद है, ये ताकत देने की ईद है। हम देश के लिए खून बहाने को तैयार है, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता स्वीकार्य नहीं है। मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूँ। खुद ही को कोट बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন। নো NRC, নো ক্যাট, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড। সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে ভরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। ईद की नमाज को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वे UCC, NRC, CAA लागू नहीं होने देंगी। पहली बार ममता बनर्जी ने UCC पर TMC की स्थिति साफ की है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका ये स्टैंड बहुत अहम है, जो दर्शाता है कि वह बंगाल में मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वह UCC के खिलाफ खड़ा होना चाहती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CAA को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस कानून की कमियां गिनाते हुए इसका विरोध किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम CAA, NRC, UCC को स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव के दौरान कुछ लोग दंगे कराने की कोशिश करेंगे, साजिश का शिकार न बने। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भाई इसको तुष्टीकरण की राजनीति ना कहा जाए, इसको भाई
अगर मुसलमानों की केवल बात करना ना कहा जाए तो इसको क्या कहा जाए। चलिए, हमारे तमाम जो गेस्ट हैं कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं चाहूँगा वो भी आ जाएं ताकि इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, अभी तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जनता को संबोधित करते हुए और ख़ास तौर पर अगर ईद का मौका हो और रमज़ान का महीना हो, उस तरीके से संदेश दिया जाए और दंगे की बात की जाए तो इस वक्त बिल्कुल विपक्ष ने घेरने का कोई भी मौका ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। और फिर अब रामनवमी भी बिल्कुल दूर नहीं है, वो चुनाव से ही पहले वो भी आ जाएगी। तब देखना होगा कि भाई क्या माहौल बनता है, क्योंकि अगर दंगे की बात कही जा रही है तो ऐसा इनपुट कहां से आया, क्यों ऐसी बात कही गई, क्या इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो गेस्ट हैं वो भी आ चुके हैं जिनसे कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं हमें पूछने हैं कि भाई आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस तरीके की बयानबाजी दी गई तो क्यों दी गई। हमारे पैनल में हमारे साथ अमित तिवारी रहेंगे, कांग्रेस के नेता, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मनराज गुर्जर जी रहेंगे, आपका धन्यवाद, आप भी आए और राजनीतिक विशेषज्ञ आप हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर निखिल परासुन, प्रवक्ता भाजपा के, आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और साथ ही साथ सनबीर चटर्जी, नेता तृणमूल कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया तो मैं ये सवाल जो है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की खबर है, मामला ममता बनर्जी का है, सनबीर चटर्जी जी आपसे ही मैं शुरुआत कर लेता हूं कि अगर बात कहनी ही थी तो फिर उसमें दंगे का जिक्र क्यों किया गया और जो खून देने की बात की गई भाई उसकी आवश्यकता क्या थी। क्या ये देश के प्रति प्रेम का एक मैसेज के रूप में केवल इसको हम समझें या फिर इसको एक तरीके से भड़काने का प्रयास भी हम समझें। और क्यों ये कहा जा रहा है कि कोई अगर आपके पास आए, दंगा भड़काए, कोई ऐसा करे तो आप अपना माथा शांत रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। कौन आता है दंगा भड़काने, किस पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आप हिंदुओं पर लगा रहे हैं। और रामनवमी ही बार बार एक मुद्दा पश्चिम बंगाल में क्यों बन रहा है। मैं चाहूंगा सभी के ऑडियो अप रहें। और सनबीर जी, आपसे ये मेरा प्रश्न था, आपका ऑडियो अप है तो आप शुरू कर सकते हैं जवाब देना। ठीक है, सनबीर जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, जब तक उनको ऑडियो, आपका माइक जो है, आपका ऑडियो जो है वो म्यूट है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मैं सभी गेस्ट से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लें, तभी आप इस डिबेट में अच्छे से भाग ले पाएंगे। लेकिन चलिए, जब तक उनका यहां पर ऑडियो टेस्ट हम कर लेते हैं, उनको ठीक कर लेते हैं। मनराज जी, आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं, ये बयानबाजियां और फिर अगर भाजपा पर आरोप लगाएं कि भाई आप धर्म की राजनीति करते हैं, तो फिर इसको किस चश्मे से देखना चाहिए, इसको क्या समझना चाहिए। और रामनवमी बेहद नजदीक है तो बार बार रामनवमी को टारगेट करते करते, अरे भाई खाली राम की बात है तो क्या केवल भाजपा ही राम है क्या, या क्या भाजपा ही हिंदू धर्म है क्या, या केवल हिंदू धर्म को एक पॉलिटिकल पार्टी से ही जोड़कर देख लिया जाएगा। और अगर कोई प्रोसेशन निकाला जाता है, ठीक है, उसमें अगर भाजपा के कार्यकर्ता शामिल होते हैं नहीं होते हैं उनकी मर्जी, लेकिन क्या हिंदुओं को भाजपा से एक बार जोड़ के ही देखा जाएगा हर जगह हर चर्चा में। मनराज गुर्जर जी, आपका क्या उत्तर रहेगा इस पर, फिर आगे प्रश्न को और भी प्रश्न आपसे पूछने। भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस भारतीय जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सारी पार्टियां सेकती है, लेकिन उस राजनीतिक रोटियों को सेकने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और उसको जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ वोट मांगने का प्रयास करते हैं। और ये वोट मांगने के उस स्तर तक गिर जाते हैं कि अब कैसे भी करके राजनीतिक तुष्टीकरण किया जा सके। बंगाल के अंदर आप शासन में हो, आपकी पुलिस है, आप सत्ता में हो, और उसके बाद आप कहते हो कि दंगा भड़काने वाले आ सकते हैं। आपके नेताओं के खिलाफ जब केंद्र की एजेंसियां जाकर वहां जांच करने लगती हैं तो आप उनके ऊपर महिलाओं से पत्थर पिकवाते हो। आप फिर कहते हो कि दंगे हो जाएंगे। आप धर्म के नाम पर बोलते हो कि भाजपा भड़का रही है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है, और शायद ममता बनर्जी के दिल और दिमाग में इंशाअल्लाह और अल्लाह का इतना बड़ा प्रभाव हो गया है कि वो उस राजनीतिक तुष्टीकरण को सेकते हुए ये चीजें भूल जा रही है कि इस देश में रहने वाली अधिकतर बहुसंख्यक जनता जो है वो हिंदू है। उनके भी अपने निजी मामले, उनका भी अपना धर्म है, उनका भी अपना कर्तव्य है, और वो अपने धार्मिक आचरणों को मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन शिवम जी, ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को पिछले कुछ समय से अगर आप अध्ययन करेंगे तो उस राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो वहां रहने वाले हिंदू भाई और बहनों को उठाना पड़ा। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये भाजपा के पक्ष में बात हो रही हो या ममता बनर्जी के खिलाफ बात हो रही हो। जब हम निष्पक्ष तौर पर ये चीज देखते हैं तो हम ये अध्ययन करते हैं कि आप हिंदुओं के खिलाफ जब हिंसा भड़क जाती है, हिंदुओं की माताओं और बहनों को जब मारा जाता है,
संदेश खाली में बहनों, जो हिंदू बहनें, उनके साथ बलात्कार, रेप किया जाता है, तो आपके पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए आप पूरी मशीनरी लगा देते हो और उसके बाद आप अंदरगल बयानबाजी करते हो कि एनआरसी और सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे। शिवम जी, भारत के संविधान में सीएए का जो विषय है वह संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची में यह बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर सरकार कानून बना सकती है और उसके कानून को पूरे देश में लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी के चाचा और मामा भी इसको लागू होने से नहीं रोक सकते। भारत का संविधान ये प्रावधान करता है और संघ सूची के विषय को आप किस आधार पर रोक देंगे? जनता को आप किस प्रकार से अंदरगल बयानबाजी में उलझा कर रखना चाहते हो? लेकिन शिवम जी, ये पता चल रहा है इस राजनीतिक चुनाव में, जब से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति लोगों को दिखी है, जब बंगाल का इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि अधिकतर सीटें बीजेपी जीत रही है, तो आखिरी में राजनीतिक तुष्टीकरण के अलावा ममता बनर्जी के पास कुछ बचा नहीं है और ममता बनर्जी उसी राजनीतिक तुष्टीकरण को गति देना चाह रही है। और आप कह रही हो, एक राज्य की जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते आप क्या कह रही हो कि दंगे हो सकते हैं? इसका मतलब आप फेलियर हो, आप शासन संचालन का सही से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही हो और आप शासन संचालन का क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है तो आप इस्तीफा दीजिए। आप राज्य के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था बनाकर रखी हुई हो? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम कानून के शासन की बात करते हैं तो कानून का शासन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को संरक्षण देने के लिए नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। कानून का शासन वास्तविक तौर पर वह होता है जब वाकई में जनता के हित में उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ही जब अपराधियों को बचाने के संरक्षण की दिशा में चले जाएंगे शिवम जी, तो मुझे लगता नहीं इस भारत के सभी जो लोग हैं उन लोगों को यह एहसास है और मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में इनको अपनी हार एहसास हो रही है, महसूस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये प्रश्न है। मैं चाहूंगा तृणमूल के कांग्रेस, अगर उनका भी ऑडियो ठीक है। सनबीर जी, आपको आवाज मेरी आ रही है? आपका ऑडियो एक बार टेस्ट भी दे दीजिए, कुछ बोल दीजिए ताकि हम चेक भी कर लें। हाँ, आप कुछ बोलिए। जो लोग 2019 आप मेरा प्रश्न भी, आप मेरा प्लीज प्रश्न में जरूर सुनिएगा। तो ऑडियो टेस्ट आपका किया था, किस आधार पर आप यूसीसी कह रही हैं? ममता दीदी आपकी कह रही हैं कि भाई यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, सीए लागू नहीं होने देंगे। ये कौन सा प्रोविजन है देश के भीतर? देश के कानून, संविधान की अगर बात की जाती है तो कौन से प्रोविजन से हम लागू नहीं होने देंगे? फिर ये भी कहा जा रहा है कि भाई खून बहाने के लिए देश के लिए तैयार हैं। ठीक है, खून बहाने के लिए सभी तैयार हैं, जो भारत से प्रेम करता है खून बहाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर आप आरोप लगाती है आपकी पार्टी भाजपा पर कि भाई आप हिंदुओं की बात करते हैं या फिर राम के मुद्दे पर या फिर धर्म की राजनीति। फिर इसको मजहब की राजनीति ना कहें तो क्या कहें रणवीर जी? जो लोग 2019 में बीजेपी को वोट दिए, आज उसको ही बोल रहे हो ये आप नागरिक हो, ये प्रमाण देने के लिए ये कौन सा नया नीति बीजेपी ने खड़ा किया है? ये बोलिए तो पहले। बीजेपी प्रवक्ता और सबसे बढ़कर जो राजनीतिक विश्लेषक इधर आया है, उनके हम गुजारिश करना चाहेंगे जे क्यों ये सीएए है, क्यों ये एनआरसी है, किसके भलाई के लिए है ये? नहीं, एनआरसी एनआरसी की तो चर्चा नहीं हुई। मैं आप वो प्रमाण तो अभी उसकी शुरुआत तो नहीं, ये किसके लिए लागू होगा? क्यों आप पेपर दिखाने के लिए बोल रहे हो नागरिक को? रणवीर जी सुनिए, एनआरसी को के अंदर जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, ऑलरेडी नागरिक है। प्रावधान किया गया है। देखिए, अगर एनआरसी को असम अकॉर्ड और असम के परिप्रेक्ष्य से समझा जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। आप ये बताइए ना, चलिए ठीक है, आप एनआरसी की बात अब करेंगे, यूसीसी सीए क्यों नहीं लागू होने देंगे? सीए से क्या आपत्ति है? मतलब सीए का अगर आपत्ति है तृणमूल कांग्रेस को तो उसकी आपत्ति का मुख्य कारण आप बताइए, फिर इसको आप बाकी प्रश्न आप जरूर कर सकते हैं। भाजपा के प्रवक्ता से भी हम सवाल पूछेंगे। एकदम परिष्कार बात है ये। जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, वो इंडिया के नागरिक है। भाजपा ने क्या किया, ये वोट के पहले कुछ तो उसको नया आना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। 5 साल तो काम कुछ नहीं किया, एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जिसके चलते वो भारत के सामने दिखा सके। 2009 के जो कांग्रेस गवर्नमेंट था वो मनरेगा लेके आए, भाजपा तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं। ठीक है, भाजपा ठीक है। अभी क्या करना है, एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है सीए, ये पेपर दिखाना होगा। नहीं ठीक है, ये उनका हाँ
ठीक है, लेकिन ये मुद्दा जो है वो उनके कब से मैनिफेस्टो में शुरुआत से काफी समय से भाजपा जो है वो कह रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं वापस और चर्चा ये करेंगे कि भाई आखिर कैसे मना आप करना चाहें कि भाई हम लागू नहीं होने देंगे, तो ऐसा कौन सा प्रोविजन है कि भाई आप सेंटर के कानून को नहीं मानेंगे, तो ऐसा कौन सा प्रावधान है। छोटा सा ब्रेक, पुनः वापस आते हैं। चलिए वापस आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम पैनलिस्ट कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे, जिनसे दोबारा से ये प्रश्न पूछा जाएगा। और हमने यहाँ पर मनराज गुर्जर जी से जो प्रश्न पूछा था, उन्होंने अपनी राय रखी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनसे भी उनकी बात पूछी। लेकिन निखिल परासुन जी, आपसे अगर मैं ये प्रश्न करूं कि भाई ठीक है, ममता बनर्जी तो अगर उनको ना बोला जाए कि मुसलमानों की राजनीति कर रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, तो वो गलत होगा, क्योंकि उनकी तस्वीरें आती हैं, अल्लाह की कसम खाई जाती है, वो तमाम तस्वीरें आती हैं। लेकिन फिर भी आप पर ही आरोप लगता है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि भाई आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई 5 साल कोई काम ऐसा नहीं इनको दिखा कि वो किया गया, तो एक नया शगुफे के तौर पर ये दे दिया, सीए, एनआरसी, ये तमाम बातें, और एनआरसी पर भी जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर दीजिए। नमस्कार, ऑडियो आपका जी। महोदय से यह पूछना चाहूंगा, बिल्कुल बोलिए, कि उन्होंने जो आज ये बयान दिया है उसका आधार क्या है? क्या उन्होंने जो सीए लागू हुआ है उस कानून को पढ़ा है? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन इत्यादि आए, जिनकी प्रताड़ना की गई, उनको अगर भारत की सरकार उनको अगर नागरिकता प्रदान करना चाहती है, तो उन लोगों से उनका मतभेद क्या है? उन लोगों के खिलाफ उनका बैर क्या है? उनसे दुश्मनी क्या है जो उन्हें नागरिकता नहीं देना चाहती? आखिर इन संप्रदायों ने, इन धर्मावलंबियों ने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों उनके खिलाफ जो है वो जहर उगलने जैसा एक माहौल बनाने के लिए उद्यत हो रही है? तीसरी बात यह है कि इसमें कहां लिखा हुआ है कि इस कानून के तत्वावधान में जो हमारे जो संख्या लघु लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा? मुझे वो लाइन दिखाया जाए। चौथी बात यह है कि जैसा कि यह केंद्र सरकार के अंदर का प्रेरोगेटिव है, सिटीजनशिप जो है सो केंद्र सरकार के तत्वावधान में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है। कोई भी राज्य अगर यह कहे कि केंद्राधिकार सूची में जो विषय है उन पर अपने एक अनर्गल प्रलाप के तहत अपने एक तरह से एक अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने के लिए और उनके तुष्टीकरण के लिए अगर कोई ऐसी बात कहता हो कि जो कि सारे देश पर लागू होगा नागरिकता का कानून, और उसे अपने राज्य में नहीं लागू होने देना वो चाहेंगी या इसका ऐलान करती हैं, तो क्या यह भारतीय संघ के खिलाफ उनका विद्रोह नहीं माना जाएगा? मैं इन सब प्रश्नों पर यह कहना चाहता हूं कि एक चुनी हुई सरकार का जो अध्यक्ष है, जो मुखिया है, जो प्रमुख है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, क्या उनके लिए ऐसा कहना या करना या सोचना उचित है कि नागरिकता का कानून जो कि केंद्र के क्षेत्राधिकार में है, उसे केवल तुष्टीकरण के लिए ऐसी बात कर लोगों को भड़काने का जो एक प्रयोजन चल रहा है, आखिर इसकी अंतिम परिणति क्या होगी ये तो केवल वही बता सकती है। जहां तक मेरे मित्र ने कहा कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया अभी तक और मनरेगा कांग्रेस लेकर के आई थी, तो अगर प्रोजेक्ट्स पर हम लोग चर्चा करें तो मुझे लगता है कि ये चर्चा आधे घंटे, 1 घंटे की नहीं, सुबह से शाम हो जाएगा। आर्टिकल 370 राम मंदिर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, 15 नए एम्स, 7 नए IIT, IIM, 5th इकोनॉमी बन गए, 48 करोड़ जनधन योजना, 10.5 करोड़ उज्ज्वला योजना, 37 करोड़ आयुष्मान भारत से लेकर के 12 करोड़ टॉयलेट और किसानों के लिए सम्मान निधि से लेकर के 27 करोड़ मुद्रा लोन से लेकर के और ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो कि अगर गिनाने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाए फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की सारी परियोजनाओं ने यहाँ सामान्य जो मानव है उसके हृदय को छुआ है, उसके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और उसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग अंत्योदय की भावना को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े और गरीबी उन्मूलन और समाज की पंक्ति में खड़ा जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उस जीवन स्तर में किस तरह सुधार हो, उसको हमने सबसे बड़ी वरीयता दी
और इसीलिए हम चाहते हैं कि सबके लिए समान, और विदेशों में हमारा नाम जो है आज महाशक्तियों में भी सबसे आगे शुमार होने की दिशा में उद्यत है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2047 तक हम लोग एक विकसित देश के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मेरी अपील है मुख्यमंत्री महोदया से कि इस तरह के विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने से अच्छा है कि वो केंद्र के साथ सहयोगात्मक रवैया रखें। और जो पश्चिम बंगाल के खिलाफ जिस तरह आयुष्मान भारत से लेकर के और किसान सम्मान निधि जो कि देरी से लागू हुआ और केंद्र की परियोजनाओं को उन्होंने लागू नहीं किया, मनरेगा से लेकर के जो हर घर जल योजना से लेकर के और विभिन्न जो योजनाएं हैं उसमें जो सारा पैसा घोटाले की भेंट चढ़ गया और जो मंत्रियों के घरों से जो नोटों के अंबार मिल रहे थे, जो पहाड़ खड़े हो रहे थे, और जिस तरह से यहाँ पर हर एक जो एक पूरी तरह अराजकता है, जो बेरोजगार युवक युवतियां सड़कों पर धरना दे रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और हर छोटी बड़ी बात पर हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है क्योंकि सरकार जो है तो पूरी तरह से नकारा हो चुकी है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है। और इस ताबूत में आखिरी कील ठोका है संदेश खली की महिलाओं ने, जिन्होंने अपने खिलाफ जो पिछले 15 वर्षों से जो अत्याचार, जुल्म और अन्याय चल रहा था उसके खिलाफ जो है सो उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और इनके गुर्गे जो है सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। मुझे ऐसा कहने पे शर्म महसूस हो रहा है कि महिला मुख्यमंत्री वाला राज्य, उसमें इतनी बड़ी जलालत हुई महिलाओं की और महिलाओं के साथ अन्याय की पराकाष्ठा कर दी गई। उस पर यहाँ की सरकार ने उन अपराधियों को पोषित करने का काम किया और जब तक कोर्ट का दबाव न हुआ उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया। बिल्कुल, कोर्ट के दबाव के बाद ये सारे फैसले लिए गए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ अमित तिवारी, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई जब राम का मुद्दा आता है, रामनवमी की बात आती है, तो ये क्यों लग जाता है ममता बनर्जी को कि भाई वहां पर दंगा हो सकता है, दंगा वहां पर भड़क सकता है। कल भी एक विसर्जन की खबर आई थी जहां पर ये आरोप लगा था कि कुछ मुसलमानों के द्वारा वहां पर आगजनी कर दी गई थी, वहां पर जय श्री राम का कुछ गाना चला दिया गया था, उससे इतनी आपत्ति हो गई। तो ऐसा अगर दंगे का आरोप है तो भाई उनको भी तो आरोपित यहां पर बनाना चाहिए जिनके द्वारा किया जा रहा है। केवल और केवल हिंदुओं को बोल देना, फिर उस पर भाजपा पर आरोप मर देना, चाहे वो कार्यकर्ता कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, तृणमूल का हो, है तो भारत का नागरिक। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सभी की है। केवल ये बार बार दंगा भड़कने का पैटर्न, भड़काने का आरोप, क्या यहां तक पल्ला झाड़ लेना क्या सही है? पहले आप इस पर प्रश्न दीजिए, फिर सीए एनआरसी बाकी मुद्दों पर आपसे पूछता हूं। देखिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और जय माता दी। जय माता दी। खूबसूरती है कि आज 30 रोजा के बाद, रमजान के बाद आज ईद का त्योहार है। मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ और जय माता दी के साथ अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब देश लोकतांत्रिक चुनाव में है, जब देश लोकतांत्रिक चुनाव में है, तो लोगों के पास, जिनके पास विकास के कोई एजेंडे नहीं है, भाजपा के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, तो वो सिर्फ धर्म के नाम पर, चाहे कोई भी धर्म का नाम हो, मैं तो कहता हूँ कि इन सब चीजों को धर्म के चश्मे से थोड़ा ऊपर देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी विकास की मुख्यधारा के साथ, विकास के साथ कल भी जुड़ी थी, आज भी जुड़ी है और कल भी जुड़ी रहेगी। हम पूरा चुनाव अपने मैनिफेस्टो जो आप हमारा देखेंगे वो पूरा डेवलपमेंट पर आधारित नहीं। आप पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना अमित जी, एक बस आप तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आपको मजहब धर्म नहीं दिख रहा इस पे? नहीं, देखिए मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊं कि ममता जी का क्या कहना है और उनके अधिकृत प्रवक्ता ने इस बारे में उन्होंने बताया है चीजों को लेकर, उनका क्या कहना है, कैसे उनकी मतलब उनकी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ कि यह जो देश है ना, यह सिर्फ विकास के मुद्दे पर चलेगा। चलिए, आप पर अमित मैं दोबारा आता हूं, दोबारा मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, पुनः वापस आते हैं, चर्चा महत्वपूर्ण है। छोटा सा ब्रेक। चलिए वापस चर्चा पे आते हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे, जिनसे मैं चर्चा कर रहा था। अमित तिवारी, जिससे मैं यहाँ बात कर रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ थे, वो अपनी राय को रख रहे थे। अमित, अपनी बात को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर वो कहता हूँ कि भाई आप कहते हैं कि भाई भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, तो तृणमूल कांग्रेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ममता दीदी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो तस्वीरों के माध्यम से मुसलमानों के साथ अगर सभा करें तो क्या वो भी तुष्टीकरण की राजनीति और धर्म तो नहीं, मजहब की राजनीति, आप उसको नहीं कहेंगे क्या? नहीं, हम तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बातों को मैं कह सकता हूँ और उसके लिए मैं अधिकृत हूँ
कांग्रेस पार्टी नहीं, पर विकास इंडिया के एजेंडे को गठबंधन, लेकर इंडी के- गठबंधन के तौर पर देखिए, देखिए, ये जी, आप सेफ मैं प्ले बताऊं- करेंगे तो फिर तो बहुत ये सीधे सीधा हो जी, जाएगा। देखो मैं हाँ, देखो मैं बताऊं आपको, हाँ। कांग्रेस पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो, पूरा कैंपेन, हाँ। पूरा प्रचार डेवलपमेंट पर डिपेंडेंट है। मैं पूछना तो चाहता हूं कि जो चीजें दिखाई जाती, मैं आज आप ही के न्यूज चैनल पर देख रहा था, मैं भी थोड़ा ऑब्जर्व करता हूं कि आज कल मोदी जी ने किसी अमेरिका की पत्रिका को इंटरव्यू दिया है, हम्म, और मैं आपके ही शो में शिवम जी, मैंने कम से कम 50 बार इस बात को कहा है कि भारत और चीन के साथ जो रिश्ते हैं ना, उन पे इतना ज्यादा बंटा खा रहे सर कि 50 मतलब समझे सैकड़ों किलोमीटर की जमीन जो है वो छिदे बैठा है। प्रधानमंत्री जी देश आम संसदीय चुनाव में चला गया है, प्रधानमंत्री जी देश को आप जवाब दीजिए। आपने एक विदेशी पत्रिका को दिया इंटरव्यू और उसमें आप नहीं, ये आप चीन का मुद्दा देखिए, सर मैं बताऊं, मैं सिर्फ मैं एजेंडे की बात आप कर रहा हूं, मैं यूसीसी एजेंडे पर नहीं बोल रहे हैं, एससीए पर मैं- नहीं बोल रहे हैं। शिवम जी मैं हर बिंदु पर बोलूंगा। आप जानते हैं मैं बहुत मुखरता से बोलता हूँ हर चीज पे। हाँ, मैं बोलिए, सिर्फ बताना चाहता हूँ कि 10 साल के पूरे शासनकाल में भारतीय मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आपने की, और आप इंटरव्यू किसको दे रहे हैं? कभी तो आम छील के खाने वालों को, कभी विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपने जो 10 साल पहले एजेंडे सेट किए थे, आपने 2 मैनिफेस्टो जारी किए थे, उन पर आप आइए ना। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हुई, ठीक है। नहीं हुई। आप बताइए, आप बताइए किसानों के लिए नहीं, जो पर- +50 फॉर्मूला था वो नहीं आपने लागू किया। देश ये जानना चाहता है युवाओं को रोजगार के नाम पर जिस प्रकार से ठगा गया है, क्या वो देश के हित में है? क्या वो युवा देश में नहीं आते क्या? मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ, अभी भी स्पष्ट करें। और स्पष्ट क्या करेंगे? अब तो आपने 2 टर्म की सरकार चला ली है सर, अब तो जनता आपसे परेशान है, अब तो निकालने के लिए बैठी हुई है। अब आप अपने कामकाज के हिसाब दीजिए और बताइए कि आपने जो जो मैनिफेस्टो लेकर के आप आए थे, आपने देश की हर एक सार्वजनिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की जो भी हमारी विरासत थी, उसको आपने लीज पर उठा करके रखा। मैं तो बताना चाहता हूं, नहीं, अमित तिवारी जी, युवाओं को आपने क्या आपने जो देना मैनिफेस्टो वाली बात की, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की, उसमें बहुत से महत्वपूर्ण न्याय की गारंटी दी गई है, महिला न्याय, तमाम न्याय की बात उसमें की गई है, लाख रुपए की बात भी करी है, अप्रेंटिसशिप की बात की गई है, भाई युवाओं को रोजगार मिले, और जो मतलब आर्थिक रूप से परेशान है जो महिलाएं, उनके लिए भी 1 लाख रुपए, तमाम चीजें बात की गई। लेकिन आप ये मत कहिए कि आपके मैनिफेस्टो में कहीं धर्म का उसमें कुछ जिक्र नहीं है। उसमें पर्सनल लॉ की बात अगर कही गई है तो अल्पसंख्यक कहा गया है, और मेजॉरिटेरियनिज्म को आपने आरोपी बताया। मेजॉरिटेरियनिज्म मैं बता दूं बहुसंख्यकवाद। तो देखिए आपके तरफ से भी तो वो सब कुछ किया गया है। बहुसंख्यकवाद मानी कौन बहुसंख्यक, हिंदू या कौन? जब मनराज जी पर आएंगे। हाँ, आप पहले आप बोलिए जल्दी से। हाँ। जो 10 साल सरकार में था, उससे पहले जनता सवाल पूछेगी, आप अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। और हमने बहुत सी चीजों को लेकर के सर, हमने बहुत सी चीजों को लेकर के सब स्पष्ट क्लेरिफिकेशन दिया। और हम पूछना चाहते हैं कि आप नया मैनिफेस्टो जारी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने 10 साल का हिसाब नहीं दिया, आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। अब मैं बताऊं आपको चीन के मुद्दे पर, शिवम जी बस एक मिनट मैं कंक्लूड करूंगा। चीन के मुद्दे पर देश इतना बुरी तरह से घिरा हुआ है, मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को सुनना चाहिए। इन्हीं के एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनको सुनिए। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और 2 टूक में कहा है कि चीन हमारे देश में कितना अतिक्रमण कर रहा है, और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते। चलिए, आप बार बार चीन का जिक्र कर रहे हैं। देखिए हमारे पास वो एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद यहाँ पर नहीं है, ताकि हम डायरेक्ट हो जाएगा वो। मनराज गुर्जर जी, आप पहले कुछ कहना चाहते हैं? आप क्विकली अपना पॉइंट रखिए क्योंकि समय भी कम हो रहा है। हाँ मनराज जी। हाँ देखिए शिवम जी, स्थिति क्या हो रही है कि हमारे जो मित्र हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो बेचारे बच रहे हैं किसी भी प्रकार का कमेंट करने का, क्योंकि ऑलरेडी इनके अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में घेर रखा है, उसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, और सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। अमित तिवारी जी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हो, और भगवान आपको जल्दी सफलता दे, कांग्रेस पार्टी में अच्छे पदों पर पहुंचाए। लेकिन आप जब अपना पक्ष रख रहे हो और जिस मुद्दे पर बहस हो रही है उस मुद्दे पर जरूर बोले। आपने सीए और एनआरसी पर अपनी बात नहीं कही। आप शायद संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान में केंद्र सरकार के प्रावधानों से वाकिफ नहीं है। क्या आप ये बात नहीं मानते कि संसूची में बनाया गया विषय पूरे भारत में लागू होता है? क्या उसको कोई राज्य सरकार रोक सकती है या नहीं रोक सकती है? इस बारे में आपने नहीं बोला, आपको बोलना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, समय के महत्व को समझते हुए, समय बिल्कुल कम है। मनराज जी
आपको बोलना चाहिए था, ठीक आपने है, नहीं बिल्कुल। बोला। अमित जी, आपकी बात बिल्कुल, दोनों को मैंने मौका दिया। निखिल जी, आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल आप पर ही यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक तृणमूल से भी, कांग्रेस पर भी प्रश्न मेरा बनेगा, लेकिन आप क्विकली अपना कमेंट रखिए। देखिए, मैं मानता हूं कि मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए आप अलग से कार्यक्रम रखिए और लगातार 10 दिन तक करिए, फिर भी वो कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा। हाँ। मैं ये मानना चाहता हूं कि इस पंक्ति में विकास की धारा में जो सबसे पीछे खड़ा है, उसके जीवन को प्रभावित किया हाँ। मोदी सरकार ने। ठीक है, और ठीक है। सबको साथ लेकर के चलिए। हाँ, चलिए। एक मैं उदाहरण दे दूं, हाँ। आज की डेट में जो अल्पसंख्यक के जो सच्चर कमेटी ने, जो कांग्रेस ने उनका ये बुरा हाल किया था, 10% सेवाओं में, जो सरकारी सेवाएं, उसमें अल्पसंख्यकों की भूमिका आई है। इसके लिए इंडिया में करीब करीब 30% लोग, मुद्रा योजना, जितने भी सरकार की योजनाएं, सब में अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी मिली है। और जिस तरह से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, जो सेमीकंडक्टर हब और डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में ठीक भारत एक है, विश्व शक्ति बिल्कुल। बनने जा रहा चलिए, है। नहीं, ये इन्होंने कहा कि उपलब्धियों आपने की कुछ नहीं चर्चा, किया। बिल्कुल, तभी मैं तो बार आप बार, बात- हाँ, योजना है। बिल्कुल, जहाँ तक ठीक है। अमित अमित नहीं, अमित ऐसे नहीं, अमित ऐसे नहीं, ठीक है, आप उनकी बात रखिए। अमित, आपको मौका दिया। किसी भी- हाँ, हाँ, देखिए, हम लोग यहाँ हाँ। किसी भी मजहब में भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। समस्त भारत लेकिन- वासियों के लिए हमारे कार्यक्रम है, चलिए, ताकि भारत एक विकसित राज्य और राष्ट्र बन सके। बिल्कुल, लोग ठीक है। केवल तुष्टीकरण कर बिल्कुल, निखिल करके जी। लोगों को बांटने का काम करते हैं, चलिए। और उन्होंने भारत को अधोगति की ओर अग्रसर कर रखा है। चलिए, बिल्कुल, इसीलिए ठीक है। इन्हें आज निरीक्षण करना चाहिए। हाँ, निखिल जी, आपकी बात भी रखिए, लेकिन सनबीर चटर्जी, जिस तरीके के आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता तो खैर उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपकी डिफेंड करना आपकी पार्टी को, लेकिन कई तरीके से मुसलमानों को फेवर करने के स्टेप्स, कई योजनाएं आपकी पार्टी से अगर केवल और केवल मुसलमानों के हित के लिए किए जाते हैं, और इंडी गठबंधन की भी बात करी जाए, पर्सनल लॉज का जिक्र किया जाता है, उसमें बदलाव कर दिया जाएगा, तो आप इसको क्या मजहब के चश्मे से नहीं देखते? और जब भी दंगे होते हैं तो ये भी तक कह दिया गया आपकी पार्टी के द्वारा कि मुसलमान इलाके में होके गुजरना, ये क्यों मुसलमान और ये हिंदू, क्यों आप सभी को एक चश्मे से क्यों नहीं देख सकते हैं? एक क्विक कमेंट आप लोग संविधान का चर्चा कर रहे हो, वो संविधान, भारत का जो संविधान है, वो सभी धर्म को अपना धर्म निभाने का जो प्रावधान है वो दिया गया है संविधान में। हाँ, हाँ, ठीक है। पर राजनीति का प्रावधान तो नहीं लिखा है कहीं पर भी कि तुष्टीकरण की राजनीति करें। अब ममता दीदी का ये ईद का जो रेड रोड में नमाज था, उसके बाद ममता दीदी ने जहाँ पहुंचा है शुभेच्छा विनिमय करने के लिए, उसका फोटो दिखा रहे हो। ये ममता दीदी अपने घर पे काली पूजा भी करती है। ये ममता दीदी कलकत्ता में होने वाला सब बड़ी पंडाल में दुर्गा पूजा का ओपनिंग भी करता है। ये ममता दीदी 25 दिसंबर का ईद में चार्ज में भी जाते हैं। यही हमारा देश का संविधान है, हम यही बोलना चाहते हैं। पर सनबीर जी, अल्लाह की कसम भी खाई थी उन्होंने, ये भी इसको नहीं झुटलाएंगे। ममता दीदी ने अल्लाह की कसम भी खाई थी कि आप वोट देंगे तो बर्दाश्त नहीं। समय का अभाव, बस ठीक है। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत सभी को बराबर मौका देने का प्रयास किया। अमित तिवारी, आपका धन्यवाद। मनराज जी, आपका धन्यवाद, और साथ ही साथ निखिल परासुन जी, आपका भी धन्यवाद। सनबीर जी, बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा ये था कि भाई आखिर कैसे ये कह दिया जाता है, और रामनवमी का मुद्दा ही बार बार उठाया क्यों जाता है, दंगे की बात क्यों कही जाती है? ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी को बराबर चश्मे से देखना चाहिए। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आगे दीजिए। कल फिर ऐसे एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।